मैं जो कुर्सी पे से उठा और भागते भागते एक मंजिला नीचे तक जाके जीने के ऊपर बैठ गए। हमारे पास में दो दो शिक्षक के ऊपर पांच पांच क्लास चलते, फिर भी हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है। 300 बच्चे थे और 800 का स्टाफ था, सब मिला 700-800 का। 300-350 बच्चे और 700-800 का स्टाफ। सिंगापुर से भारत मुझे बहुत अच्छा लगा एजुकेशन में। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में, माझी छोटी सी प्रयोगशाला। अच्छा। और मैंने उसके ऊपर वो नाम लिखने लगा दिया। No politics, but fantastic. No gossip, only bold ship. It's very personal. Motivation, inspiration. Why that? Why not? Inspiration, the journey of life with Shailendra Tikaria. नमस्कार। इंस्पिरेशन द जर्नी ऑफ लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत। किसी स्कूल की प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, साइंस लैबोरेटरी, इसका अगर जिक्र हो तो एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारी केमिकल्स भरी वाली बॉटल्स होंगी, एक स्केलेटन होगा, कहीं तो भी माइक्रोस्कोप लगे वाले रहेंगे, ये ऐसा कुछ चित्र सामने आता है। और ऐसी प्रयोगशाला अगर कॉम्पैक्ट करके एक आधे बक्से में बंद करके एक 3-4 हजार के छोटी सी पूंजी के साथ में अगर बनती हो, ऐसा किसी ने कहा तो लोग उसे मैजिक कहेंगे, जादू कहेंगे। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही मैजिशियन से जिन्होंने ऐसी ही प्रयोगशाला को एक बक्से में बंद करके दिखा दिया। तो स्वागत करते हैं संजय टिकारिया का। नमस्कार। नमस्कार। मेरी छोटी सी प्रयोगशाला, मराठी में माझी छोटी सी प्रयोगशाला, ये जो छोटे बक्से के अंदर जो प्रयोगशाला बनाई गई, इसका आइडिया आपको कब और कैसे आया? एक्चुअल हुआ ऐसा था कि मैं मेरे प्रयोगशाला के अंदर, सीटीएम गुजराती विद्यालय में मैं प्रयोगशाला सहायक हूँ। मेरे प्रयोगशाला के अंदर मैं स्कूल में काम करता था। तो लैब में काम करते वक्त छोटी छोटी जो चीज़ें रहती, वो चीज़ें टूट जाती, कभी वो चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आता, तो मैं ऐसी चीज़ें शिक्षक के लिए हेल्प करने के हिसाब से मैं प्रयोगशाला सहायक हूँ। मेरा काम है कि शिक्षक लोगों को प्रयोग के लिए हेल्प करना। और जब ऐसा करते वक्त जब एक आधी चीज़ टूट जाती थी तो मैं क्या करता था, उसके अंदर उसको रिपेयर कर कर बनाता था, या तो फिर एक छोटी छोटी चीज़ों में से उसको, जो अपने घरगुती चीज़ों में, वो चीज़ को बनाकर मैं वो पेश कर देता था। तो हमारे स्कूल के एक टीचर थे जो मेरे भी सर हुआ करते थे एक ज़माने में, और बाद में वो मेरे सहकारी बन गए। विद्यासागर सर नाम है उनका। तो उनके समय में उन्होंने एक सेपरेटिंग फनल का एक एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए मुझे कहा कि ठीक है सर, आप एक काम करो, वो सेपरेटिंग फनल का एक्सपेरिमेंट लगा के रख दो। अब मैं वो एक्सपेरिमेंट लगाते वक्त मेरे से वो सेपरेटिंग फनल फूट गया, और सर का स्वभाव कड़क था। क्योंकि मैं विद्यार्थी था पहले उनका, और बाद में मैं उनका सहकारी बना, तो वो एक इम्पैक्ट वो था ही मेरे पीछे कि वो मेरे सर है। तो मैं थोड़ा घबर गया। फिर मैंने फास्ट इधर उधर देखकर मैंने एक जो सलाइन की जो ट्यूब रहती, उसके अंदर एक बल्ब रहता जिसके अंदर से एक ड्रॉप पानी गिरता, तो मैंने उसको कट कर कर वहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल बनाकर लगा दिया स्टैंड के ऊपर। और स्टैंड पे लगाने के बाद में सर अपने वही डिसिप्लिन में आए, देखे उन्होंने इधर उधर देखे कि सेपरेटिंग फनल, मेरे बाजू में ट्रे में सेपरेटिंग फनल टूटे वाला रख दिया और वहाँ पर वो लगा दिया। देखते सर समझ गए माजरा क्या है, और सर ने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया और बस उनके दौरे में निकल गए। विद्यासागर सर की ऐसी एक ख्याति थी कि विद्यासागर सर कभी खुद से स्टेज पे नहीं जाते थे। दूसरे दिन सर सीधा स्टेज पे चले गए, और स्टेज पर जाने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं, बोले कि सभी लोगों ने संजय टिकारिया के लिए तालियां बजाई। और उन्होंने मेरे लिए बच्चों को तालियां बजाने लगाए और कारण बोल दिया वहां पे। आमतौर पे विद्यासागर सर बोलते ही नहीं थे कुछ भी स्टेज पे,
और तालियां बजाने लगा दिए। और तालियां बजाने से उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया। उन्होंने एक बात कही कि जो प्रयोग है वो बंद होने से बचा लिया। इन्होंने प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया, और ये प्रयोग का साहित्य इन्होंने पूरी कथा बताई उन्होंने, और प्रयोग का साहित्य इन्होंने किस प्रकार से बनाया, वो मेरे लिए एक प्रेरणादायी बन गए। कि फिर मैं बोला कि जो मैं नियमित काम करता था, तो वो काम के अंदर मेरे को कोई ना कोई तो भी प्रोत्साहन देने वाला मिल गया। नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। प्रोत्साहित किसको करेंगे कि जो समझो अब साइंस में बीएससी, एमएससी, बीएड है, वो अपने अपने लेवल के लोगों को प्रोत्साहित करने में खुश रहते थे उस जमाने में। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 2006-7 में प्रयोगशाला सहयोगों को विज्ञान प्रदर्शन में, राज्य विज्ञान प्रदर्शन में सहभागी होने का चांस मिला। चांस मिला। और वो चांस मिलने के बाद में मैंने जो 1992 में जॉब को लगा, मैं जब से लेकर तो 2007 तक जो भी छोटी छोटी चीजें बनाई थी, तो वो मैं प्रयोगशाला में मेरे तैयार थी। मेरे को तत्कालीन मुख्याध्यापक ने कहा कि आप वो एक कंपटीशन में जाओ। तो लेटर आया। लेटर आने के बाद में उन्होंने मुझे उसके लिए प्रवृत्त किया। फिर मैंने सोचा कि अपन क्या बनाना। तो एक देखो, एक दुर्दैवी की बात है कि एनसीईआरटी का एक प्रकार था 84-83 के ज़माने में, जो हम लोग जो पढ़े उस समय में। तो उस समय ऐसे प्रयोगशालाएं आती थी, बॉक्स आते थे, उसको ड्रावर रहती थी 4-5। तो ऐसी प्रयोगशालाएं हमारे लेबोरेटरी में ऊपर रखी वाली थी। तो मैं बहुत दिनों से उसको वैसी पड़े वाली थी, वो स्टॉक में ले लिया वाला था कि ओल्ड स्टॉक बोल के मेरे कब्जे में वो आए वाली थी। मैंने उसमें से वो निकाला, तो उसके अंदर का पुराना सामान पूरा खराब हो चुका था। मैंने वो सामान बाहर निकाला और उसके अंदर ये जो मैंने बनाया वाला सामान डाल दिया। जो मैंने 10-15 साल में जो सामान बनाया था छोटा छोटा, वो बना के डाल दिया और उसको पेंट करने लगा। जो हमारे विज्ञान अपने चित्रकला के शिक्षक ने उसको पेंट किया, और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में, माझी छोटी सी प्रयोगशाला। अच्छा। और मैंने उसके ऊपर वो नाम लिखने लगा दिया। और हुआ ऐसा कि वो प्रयोगशाला के अंदर जो मटेरियल था वो मेरे आदत का भाग था, क्योंकि मैं उसको रोज यूज करता था। और वो साइंस कंपटीशन में जब मैंने उसको सबमिट किया, तो राज्य स्तर तक वो फर्स्ट आ गई। और जैसा कि नंबर आने के बाद में मैं एक्चुअल मेरे प्रयोगशाला में बहुत काम करता था ऐसे ही इंस्पायरिंग, जो बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग बताना, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर कर देखना, नए नए साहित्य बना कर देना, ये सब चलते रहता था मेरा। बट जब नंबर आ गए तो उसकी एक पहचान मिल गई। पहचान मिल गई तो यहाँ के एक वर्तमान पत्र के अंदर वो न्यूज छप के आई। न्यूज छप के आने के बाद में देखो अधिकारी क्या कर सकते, उसका एक उत्तम उदाहरण बन गई। न्यूज छप के आने के बाद में तत्कालीन सीईओ थे डॉक्टर निपुण विनायक सर जी। तो डॉक्टर निपुण विनायक सर ने क्या किया कि वो न्यूज पढ़ने के बाद में एक सीईओ मेरे को एक पत्र लिखता है स्कूल में कि श्रीमान संजय टिकारिया जी, हालांकि वो आदेश कर सकते थे कि जाओ वो प्रयोगशाला बताओ मुझे। उन्होंने एक पत्र लिखा कि श्रीमान टिकारिया जी, आपकी ऐसी ऐसी एक प्रयोगशाला का नंबर आया जिसको आपने इन्वेंट किया, और वो प्रयोगशाला की देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, और मुझे वो लाकर आप कब बता सकते हैं, आपका समय दीजिए। इस टाइप से एक सीईओ का पत्र आया। मैं एक प्राइवेट स्कूल, यानी सेमी गवर्नमेंट स्कूल है मेरी, तो वो वहाँ पे मैं जॉब को था। मेरे को सीईओ का उतनी मालूमात नहीं थी कि उनकी पावर कितनी रहती बोल के। मैं समझा कि लेटर आया, तो हमारे तत्कालीन मुख्याध्यापक ने कहा कि नहीं सर, ये जाओ, बहुत अच्छा है। बोले साहब, बहुत आपको जब सीईओ बोल रहे तुमको जाना पड़ेगा। फिर मैं अपना मेरे गाड़ी के ऊपर वो प्रयोगशाला लगाकर वहाँ उनके ऑफिस में गया। साहब के ऑफिस में जाने के बाद में उन्होंने वो प्रयोगशाला को देखा। देखने के बाद में उन्होंने बोला कि 5 मिनट में आप इसका एक्सप्लेन करो कि कैसी है। और सर ने आधा घंटा तक उसको सुना। फिर एजुकेशन ऑफिसर, ऐसे 2-3 लोग भी थे वहाँ पे, ऑफिसर लोग, और उनके समय में उनके सामने वो पूरा देखा गया। फिर मुझे पूछा, बोले टिकारिया सर, इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो मैंने वहां पे बोलते बोलते जो मेरी जो प्रायोगिक वस्तु की कीमत थी वो बताई मैंने। अब प्रायोगिक वस्तु की कीमत यानी जो हम सामान जमा कर करके लाए वाले, हमने एक्चुअल कीमत नहीं बताई। मैंने बोला कि सर 2700-2800 में बन जाती है। बॉक्स तो मेरे पास ऑलरेडी था। अब साहब ने क्या किया कि
इमीडिएट वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनको बुलाया, बोले ऐसी प्रयोगशाला अपने सब स्कूल में बनेंगी तो कैसा रहेगा? तो बोले जमेगा, बोले उनके कर्मचारी साहब को बोले जमेगा। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि टिकारिया सर आप इसका ट्रेनिंग दे सकोगे क्या? हम्म, तो मैं बोला हाँ सर। तो एक आवाज आई पीछे से, अब नाम नहीं बोल सकता मैं उनका, एक आवाज आई पीछे से, सर वो लैब असिस्टेंट है बोले। तो सर ने जो उसको जवाब दिया, सर ने उसको कहा कि ये लैब असिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको इन्वेंटर बोल के बुलाया है, आपका इसका ये निर्माण करता बोल के बुलाया। तो मैं चाहता हूँ कि इन्होंने ट्रेनिंग दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले आपको कुछ ट्रेनिंग का अनुभव है? तो बोला सर मैं रंगकर्मी हूँ, मैं ड्रामा वगैरह में मेरे ड्रामा है, बोला तो मैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकता, ड्रामा की ट्रेनिंग तो मैं ले चुका हूँ बहुत से, और अनेक टीचर्स को भी ट्रेनिंग मैंने दी वाली। ठीक है बोले। फिर उन्होंने सारे जालना जिले के टीचर्स को ट्रेनिंग देकर इमीडिएट वो बजट पास कराया, 2850 रुपये हर स्कूल को उन्होंने आवंटित किए, और सब स्कूलों ने वो प्रयोगशाला कंपलसरी खुद ने बनाना, ऐसा उनका विचार था सर का। मैं ट्रेनिंग दूंगा और उस प्रकार हमने 26 दिन की ट्रेनिंग लिए, दो दो सेशन में। उसमें फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग के अंदर जो क्राइटेरिया था, मैंने बोला था कि सर मोबाइल वगैरह नहीं होना, उसको मान्य किया, एक गाड़ी मेरे लिए स्पेशल दे दी, और एक 25 दिन अलग अलग दिन, सैटरडे संडे जो भी उनके शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, और वो प्रयोगशाला का निर्माण जानने में मेरा ट्रेनिंग वहाँ पर हमने पूरा दिया। दिया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो 2850 रुपये मैंने उसकी कीमत बोली थी, और उसमें प्रॉब्लम ऐसा आया कि वो मैंने कीमत बोली थी प्रायोगिक वस्तु की, विदाउट जो बॉक्स। कि अगर कभी बाजार से लेने को गए तो उसको पैसे ज्यादा ही लगेंगे, हर एक चीज खरीदनी पड़ेगी, और टीचर्स इतने सामान जमा नहीं कर सकते एट ए टाइम, उनके पीछे बहुत से काम रहते थे। तो फिर वो शिक्षकों को प्रॉब्लम आ गई बनाने के लिए ट्रेनिंग के बाद में। तो यहाँ के कालेगांव बोलकर एक वहाँ के एक केंद्र प्रमुख आए मेरे पास में, बोले टिकारिया सर ये हमारे से तो जम नहीं रहा है, बोले कम से कम हमारे केंद्र के 15 प्रयोगशाला आप हमको बना के दो, बोलिए कीमत में। अब मैं थोड़ा परेशानी में आ गया। फिर मेरे को और एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजिंग लगाओ। तो मैंने क्या किया, वो जो चीजें हैं उसकी एक लिस्ट बनाई, और वो कम से कम कीमत में साधारण चीजों से कैसे बना सकते हैं उसका एक मैंने विचार किया, और योगायोग से ऐसा हुआ कि वो 2800 के आसपास में बैठ गया। बैठ गए, गणित बैठ गया। अब मैंने वो पूरे 15 स्कूल को वो बना के देने का तय कर लिया, और वो सर ने क्या किया, फिर मुझे वो 15 स्कूल के पैसे ला कर दे दिए। अब ये सोशल वर्क के हिसाब से मैंने काम शुरू किया। बाद में ऐसा हुआ कि सभी को मालूम पड़ा कि मैं बना रहा बोल के सबने लाकर मेरे पास पैसे देने शुरू करे। अब मैंने सबसे पैसे लिए और मैंने मटेरियल बनाना शुरू करा। पैसे तो पूरे कोई देता नहीं, किसी ने 200 किसी ने 500 ऐसे एडवांस के हिसाब में वो पैसे दिए बनाने के लिए। अब मैं बोला कि चलो एक काम हो रहा अच्छा, अपना तरह से अपन करेंगे उसको आगे। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उस समय में डॉक्टर निपुण विनायक सर की हो गई बदली। वो बदली होने के बाद में मैंने तो वो पूरी प्रयोगशाला बना ली, कम से कम 350-400 लोगों का मैंने काम वहाँ पे किया। अब वो उतना मटेरियल पूरा पड़ा हुआ मेरे घर में, पूरा भर गया घर सब। और जैसे ही साहब की बदली हो गई, इंटरेस्ट खत्म। इंटरेस्ट सभी का, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बहुत से लोग, सभी का नहीं हुआ, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। 200 से 250 प्रयोगशाला के बॉक्स मेरे घर में पड़े रह गए। पड़े रह गए। मैं उसमें एकदम परेशानी में आ गया, कर्ज बाजारी बन गया। अब उसमें क्या हुआ कि जब मैं ऐसा कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे हेल्प की। हेल्प करने के बाद में धीरे 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 वो प्रयोगशाला हमने अलग अलग जगह देना शुरू कर दी। तो उसको एक ऐसा स्वरूप प्राप्त होगा कि टिकारिया सर के पास में ये प्रयोगशाला मिलते हैं। फिर सब दूर से मुझे बुलाने लगे लोग। उसमें फिर सातारा में मुझे एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। फिर यहाँ से ट्रेनिंग सत्र शुरू हो गए मेरे को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जिलों में बुलाते थे वहाँ के शिक्षण अधिकारी। फिर वहाँ जाके मैं उनके लोगों को ट्रेनिंग देता था और आ जाता था वापस। और बनाने की जवाबदारी का डर लगने लगा मुझे फिर से कि मौला इतना पैसा अपन ने उसके अंदर खर्चा कर दिया और वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सातारा में जो शिक्षण अधिकारी थे उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया। वो ट्रेनिंग देने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम बनाते क्यों नहीं, इसके ऊपर तुम काम करते अच्छा है, तुम्हारा इन्वेंशन है, तुम करो। फिर मैंने सोचा कि इसको अपन ने नहीं बनाना बोल के, नहीं बोले फिर भी तुम हमारे जिले को चाहिए बोले वो,
तो मैं बोला ठीक है, बोला सर मैं कोशिश करूंगा, बोलकर मैं रिटर्न आ रहा था तो वहां का एक जो शॉपकीपर था वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठा हुआ था। उसने आकर मुझे कहा कि बोले सर मुझे आप बना कर दे दो और मैं आपको जो तुम्हारा जो पैसा लगता है वो दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको 150 प्रयोगशालाएं दे दिया और मैं बोला आप अपन मोकले हो गए। मैंने बोला अपना पैसा निकल गया, अब मोकले हो गए, जिसके उसके पैसे दे के मैं थोड़ा सा खुश हो गया। लेकिन वो बाद में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गई, कोई भी आता था सर हम मुझे प्रयोगशाला बना दो, मेरा प्रोजेक्ट बना दो, मेरा ये कर दो। तो फिर मैंने टिकारिया साइंस हॉबी सेंटर बोल कर शुरू किया। शुरू किया। उसके अंदर नो लॉस नो प्रॉफिट में मटेरियल बेचना और नो लॉस नो प्रॉफिट में लोगों की हेल्प करना, प्रयोग बना के देना। मैंने कारागिर भी रखा उसके अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से चली और वो जो आज तक चल रही। तो ऐसी प्रयोगशाला बनाने में जो कारीगर लगते हैं, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो इसका सामना कैसा करते हो? कारागिर तो सब लोकल की यूज की अभी तक। मैंने सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करवा के लेना पड़ता। सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते कि उनको उसका कुछ भी समझता नहीं, हर चीज में अपने को उसका इंस्ट्रक्शन देना पड़ते और वो आदत हो गई। दूसरी बात, अब जो है यहां से आगे गत 1-1.5 साल से इसके अंदर मेरे बच्चे ने पूरा ये काम संभाल लिया। अब उसको वो कमर्शियल पद्धति से कर रहा है। अच्छा। लेबोरेटरी बनाना वगैरह वो कमर्शियल पद्धति से उन्हें कर रहे हैं। लेकिन आज तक जो किया मैंने, इन ये जो लोग थे, ये जो कारागिर थे, ये साधारण हमारे जालना के जो हमेशा जो मिस्त्री वर्क करते, ये लोगों से मैंने काम करा के लिए, जो 20 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं अभी तक है? अभी तक है। 20-25 साल से 2 कारागिर मेरे पास में कंटिन्यू काम कर रहे हैं और उनका योगदान भी उतना ही है ये विज्ञान क्षेत्र के अंदर, कि स्टार्ट से लेके अभी तक हर चीज में मेरा साथ दिया इन लोगों ने। तो ये जो बॉक्स बनता है प्रयोगशाला का, इसमें साइंस के तीनों भी फैकल्टीज या तीनों भी, जैसा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इनके सबके एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। स्कूल लेवल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो इतने कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं बच्चों से। जैसा क्या कि समझो इंडिकेटर से लिटमस पेपर है, पीएच पेपर है, इसके अंदर जो एसिड होता है वो एसिड एकदम एक तो डाइल्यूट होता है, नहीं तो अपना नींबू का पानी, साबन का पानी, इनसे भी वो टेस्ट लेने की 8वीं-9वीं लेवल तक वो उसके अंदर सिस्टम है बुक्स के अंदर। कोई भी सिलेबस लो यही प्रकार है। और फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो तो हार्मफुल होते ही नहीं है 90%, वो एक्सपेरिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में बायो के अंदर जो रहता है कि बायो के अंदर जो पार्ट रहते हैं वो 4-5-7 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ही डाल सकते हैं हम इसके अंदर, या कुछ चित्र डाल सकते हैं, क्योंकि बायो में ऐसा कुछ खास ऐसा बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का लेबोरेटरी की सेवा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट वो नहीं डाल सकते इसमें। बट केमिस्ट्री के तो हम 80% एक्सपेरिमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का कोई ऑप्शन यहाँ पर हाँ, इसमें है? एक माइक्रोस्कोप, जैसा कि अब मैं बताया कि आपको जैसा माझी छोटी सी प्रयोगशाला का नंबर आया, उसके बाद में 8 साल तक मैं विनर रहा राज्य विज्ञान के अंदर। तो मैंने हर बारी को अलग अलग टाइप के लैब बने वहाँ पे। जैसे एक बायो लैब बने जो नागपुर में फर्स्ट आई, उसके बाद में मैथ मैजिक बनाया जो गणितों के प्रयोग करने वाला था, उसके बाद में फिजिक्स ऑल इन वन बनाया, उसके अंदर फिजिक्स के प्रयोग। अब ये जो प्रयोग है इसके अंदर जो है छोटे छोटे चीजों से प्रयोग बनते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे कि अड़चन इसमें कुछ भी नहीं। अगर करने की इच्छा रही तो साधारण एक घर के अंदर के 10 चीजों से हम 50 प्रयोग बच्चों को बता सकते हैं। एक जो बलून होता है, सादा बलून, ये बलून कम से कम 20 प्रकार के कॉन्सेप्ट बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता है, जो कि किताब में दिया गया। जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ से हम 7-8 प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रकार के अगर कभी हमने छोटे छोटे प्रयोग की भी एक बॉक्स बनाए तो 1000-1200 में एक छोटा सा बॉक्स टीचर खुद ही बना ले सकते। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, बहुत ज्यादा, यानी इजी हो गया साइंस का एजुकेशन बच्चों के लिए, समझो ऐसा समझे तो हरकत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो अभी हमारे ज़माने में अगर समझो देखा जाए तो
50%, 60% के बिलो, 60% के बिलो अगर मार्क अगर रहे तो यार साइंस में इसको नहीं भेजना चाहिए, इसको आर्ट्स में डालो। थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है कॉमर्स में डालो। साइंस इतना हार्ड रहता है क्या सही में? साइंस हार्ड कब बनता है? यदि उसको सिर्फ थ्योरी का पार्ट करे, उसको प्रैक्टिकली सीखे, तो साइंस एकदम सोपा हो जाता है। अब एक एग्जांपल बताता आपको मैं। ये मार्बल्स रहते हैं कोटे जो खेलते हैं हम, हाँ, ये अगर कभी 4 मार्बल रहे तो न्यूटन के तीनों लॉ बच्चों को इतने अच्छे समझते कि वो एक्चुअल जो प्रैक्टिकली उनके दिमाग में वो व्याख्या बन जाती। ऐसी व्याख्या वो पढ़ते 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 वो पाठ होती सी, फिर बाद में भूल जाती। जो प्रयोग के द्वारा एजुकेशन प्राप्त करते स्टूडेंट, अगर प्रयोग के द्वारा अगर कभी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया तो वो चिरकाल तक उसको आ सकता अच्छे ढंग से, पूरा आगे कितना भी पढ़ सकता हूँ। अभी मेरे पास में अनेक बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मेरा आईआईटी में नंबर लग गया, सर मेरा ये हुआ, सर हमारा याचा बाळ कडू, यानी हमारे कुछ बचपन में ये यहाँ पे ही वो मिला सर, बाद में कभी नहीं मिला और पहले भी कभी नहीं मिला था, ऐसे बोलने वाले रहते तो अभी अपर एजुकेशन में जैसा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर समझो पीसीबी ग्रुप में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो फिर मैथ्स नहीं आएगा आगे चल के, ऐसा कुछ है? या ये ग्रुप का फायदा क्या है, इसका यूज क्या आता है? इसका यूज कैसा है कि हम लाइन चुनने के लिए महत्व है, बाकी सब तो तुम्हारे को हर एक चीज हर एक इसमें काम आती। फिजिक्स के अंदर मैथ भी है, हाँ, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री भी आती, केमिस्ट्री के अंदर मैथ भी रहता, बायो भी रहता, सब मिक्स रहते हैं। बट वो कैसा है, अब एक डॉक्टर कभी रहा तो उसको फिजिक्स कभी अच्छा रहा तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता, उसका मैथ्स अच्छा होना जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तो फिर मैथ्स का फिर उसमें पीसीबी करने वाले को मैथ्स नहीं रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं, तो स्कूल लेवल इसलिए बनाने वाली है ना। 10वीं तक का जो अभ्यास है हमारे भारत के अंदर, 10वीं तक के अभ्यास में हर एक विषय को प्राधान्य दिया हुआ है। हाँ, उस वजह से वो जो सब्जेक्ट है ना, 10वीं तक का भी अभ्यास रहा समझो बच्चे का, तो आगे उन्हें कोई भी लाइन, उन्हें चुनाव करा कोई भी लाइन का, तो ये 10वीं तक का जितना भी अभ्यास है उसके बहुत ज्यादा काम में आता हूँ। 12वीं तक तो कंपलसरी बहुत सी चीजें रहती इसमें, हम्म, एक विषय छोड़ दिया समझो कभी उसने, तो आगे जो है उसका फायदा, जो स्कूल लेवल का जो अभ्यास रहता उसका फायदा उसका उसके अंदर फायदा इधर बिल्कुल मिलेगा। मिलता। स्कूल में अगर कभी स्टूडेंट ने हर एक सब्जेक्ट की तरफ अच्छे ढंग से देखा तो अच्छा नागरिक भी बन सकता, अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता, अच्छा वकील भी, कुछ भी बन सकता। बट स्कूल तक उसने अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छे ढंग से काम करने को होना। और साइंस के अंदर देखा जाए तो उन्हें प्रैक्टिकली ही पढ़ना चाहिए। स्कूल लेवल में किसी बच्चे को अगर विज्ञान हार्ड जाता हो तो उसके लिए ऐसे कौन से कुछ ट्रिक्स आपके पास में है क्या, कि जिससे उसे वो टॉलरेट करने में या उसको इजी लगे वो सब चीज़? अगर सब में सोपा एग्जाम्पल देखा जाए तो बच्चों को है ना, केमिस्ट्री थोड़ा अवघड लगता। हम्म, अब उसमें एक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उसके लिए बच्चे डायरेक्ट सब्जेक्ट में घुसते। उसके पहले अगर कभी उनको बता दिया कि एक कागज को अगर कभी हमने फाड़ दिया और एक कागज को हमने जला दिया तो ये दो चेंज हो जाते। फाड़ दिया तो उसकी कोई प्रकार की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो हो गया फिजिकल चेंज। और अगर कभी उसको जला दिया, उसमें से एक नया पदार्थ बन गया, वो हो गया केमिकल चेंज। केमिकल। सिंपल एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को बेस बनाकर अगर कभी आगे के एक्सपेरिमेंट वो समझने लगा तो उसकी समझ में आई थी कि ये नहीं है, इसमें से ये फिर से अगर वो चीज प्राप्त होनी है तो वो फिजिकल, और जो प्राप्त होंगी नहीं बाद में क्रिया के बाद में वो केमिकल चीज। ऐसे बहुत से उदाहरण। अभी आपने कहा कि ट्रेनिंग आपको देने के लिए जाना पड़ता, तो ऐसे कितने ट्रेनिंग और कहाँ कहाँ पर हुए आपने? मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम महाराष्ट्र में तो करीब करीब सभी जिलों में हुए वाले, फिर इधर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक गांव, आंध्र प्रदेश में, ऐसे बहुत सी जगह मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए अलग अलग? अलग हुए। एक ट्रेनिंग तो सिर्फ पालक ने कंडक्ट की थी, खुद के हमारे बच्चों को हमने किस प्रकार से विज्ञान के अंदर प्रवृत्त करना चाहिए उस प्रकार से लिए थे, पुणे के स्टूडेंट थे वो। और अब्रॉड जाने का कभी मौका मिला? हाँ मिला, अब्रॉड जाने का मौका मिला। जैसा कि होमी भाभा शिक्षण संस्थान है, विज्ञान शिक्षण संस्थान, मानखुर्द, मुंबई में। तो वहाँ पर मैं एक 2-3 ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग मैंने ली थी।
तो वहाँ पर एक आगरकर बोल के सर थे, उन्होंने सिंगापुर अभ्यास दौरे के लिए मेरा चुनाव किया और वहाँ पर मेरे को जाने का मौका मिला। तो सिंगापुर कैसा लगा फिर? सिंगापुर से भारत मुझे बहुत अच्छा लगा एजुकेशन में, अच्छा। क्योंकि जो साइंस सेंटर का मैंने जिक्र किया था, वो पूरे सिंगापुर में, सिंगापुर साइंस सेंटर के अंदर वहाँ पर वो मटेरियल ऐसा रखा हुआ था और वहाँ के स्टूडेंट को वो मिल रहा था वस्तुएं। तो वहाँ देखा मैंने कि नेल है, उसके बाद में स्क्रू है, सादे बटन्स है, बैटरीज है, वो लेने के लिए बच्चे पूरे सिंगापुर में से वहाँ आ रहे थे। बट हमारे यहाँ पर तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं तो भी अवेलेबल हो जाती। बच्चों को प्रयोग करने के लिए ऐसा बहुत कोई स्पेशल दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कहीं से न कहीं से ढूंढ कर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते। अच्छा। एक दूसरी बात, वहां पर मैंने एक स्कूल देखी जिसका स्टाफ रूम कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट के एरिया में था और 300 टीचर थे, 300 बच्चे थे और 800 का स्टाफ था, सब मिला के 700-800 का, 300-350 बच्चे और 700-800 का स्टाफ। उसके अंदर फिर स्वीपर से लेकर तो एचएम तक सब। तो ऐसा हमारे पास में वातावरण नहीं है। हमारे पास में 2-2 शिक्षक के ऊपर 5-5 क्लास चलते, फिर भी हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है। वहाँ की तुलना में हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है। आपने वहाँ पर ऐसा क्या देखा कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर से यहाँ का अपना एजुकेशन, ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकेंगे? एग्जाम्पल, साइंस के एजुकेशन के हिसाब से सिंगापुर और भारत सरी कही है। वहां पे भी प्रैक्टिकल नहीं बताते, कम से कम बताते, यहाँ पे भी कम से कम बताते। अच्छा। हाँ। कारण बहुत ज्यादा हो सकते, उसके अलग अलग हो सकते। प्रैक्टिकल बच्चों को बहुत कम बताई जाती, लेकिन बाकी का ओवरऑल कभी देखे तो वहां के एजुकेशन के ऊपर जो जितना खर्चा होता, उससे हमारे पास में हम 5% भी नहीं करते। फिर भी हमारे टीचर्स उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर कर बच्चों को हाई लेवल पर ले जाने में सक्सेस हो जाते। अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट से भी हमने बातचीत की। यहाँ के स्टूडेंट तो हमारे हमेशा के हैं। वहाँ के स्टूडेंट से बात करने के बाद में ऐसा नहीं लगा मुझे कि वो कुछ बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा एजुकेशन मिलने के बाद में कुछ बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। अभी जैसा आप बता रहे हो कि आप एडेड स्कूल के जो बच्चों के लिए आप वर्क कर रहे हो, सीबीएसई स्कूल जो रहते हैं उसमें ये जो लाइब्रेरी का पैटर्न कैसा रहता है? मतलब अदर एडेड स्कूल से अलग हटके होता है या वैसा ही रहता है? आमतौर पे आज के डेट में तो सेम सेम ही रहता है। अब हम जो बड़ी लैब बनाते हैं अभी, तो वो बड़ी लैब के अंदर कंपोजिट लैब बोलते हैं उसको, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक में? साथ रहती। कोई स्कूल क्या करते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग लैब बनाते। बट स्टेट बोर्ड के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टेट बोर्ड के अंदर तो हमको अभी वो बनाने की जरूरत नहीं है अलग अलग, क्योंकि बुक्स ही सामान्य विज्ञान बोल के विज्ञान की एक बुक हमारी रहती, जिसके अंदर सभी प्रकार का विज्ञान 2 बुक के अंदर सम्मिलित रहता। उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा अलग अलग नहीं रहता, पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है। तो अगर समझो स्टेट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जरा अगर बच्चा अगर पढ़ाई करता है और सीबीएसई में करता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा साइंस के हद तक? साइंस के सब्जेक्ट के लिए ये दोनों में क्या फ़र्क और कितना, कौन सा एडवांस रहेगा और कौन सा नॉर्मल रहेगा? दोनों का अपना अपना पैमाना अलग है, बट प्रयोग एक ही है। विज्ञान का अभ्यास एक ही है, थोड़ा सा क्लास का चेंज हो जाता है। कहीं 7वीं का अभ्यास 6ठी में रहता है, तो कहीं 6ठी का अभ्यास 7वीं में रहता है। कॉन्सेप्ट सब तरफ एक ही रहता है। सब में खास बात बोले तो साइंस के बारे में अगर बताया जाए तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। साउंड है, लाइट है, हीट है, ये कहीं नहीं बदलने वाले, ना सीबीएसई में बदलेंगे ना स्टेट बोर्ड में बदलेंगे। बट स्टेट बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी है अभी की, अच्छा। बहुत ही जबरदस्त किताब है स्टेट बोर्ड की, जो प्रैक्टिकल पर आधारित है। विदाउट प्रैक्टिकल की वो किताब पढ़ा ही नहीं जा सकती मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हर लेसन के अंदर 6 से 7 प्रैक्टिकल उसके अंदर कंपल्सरी है, इन्वॉल्व। बट हम क्या सोचते हैं कि जो प्रैक्टिकल बुक के अंदर जो 8-10 प्रैक्टिकल रहते वही प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं। क्लासरूम टीचिंग के अंदर वो प्रैक्टिकल, छोटे छोटे प्रैक्टिकल रहते, तो वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल हम उसके अंदर क्लासरूम में बताना कंपल्सरी रहता है। अभी आपने निपुण विनायक जी का एक एग्जाम्पल दिया था, एक बताया था आपने कि जैसा कैसा उन्होंने कहा कि मैं आप एक इन्वेंटर बोल के आपको बुलाया है। जैसा आप एक लैब टेक्नीशियन का जॉब कर रहे हो, उसके बाद में एजुकेशन भी उसी हिसाब से है। अभी हमारे इंडिया में एक खास बात है कि भी जिसका एकेडमिक एजुकेशन ज़्यादा है उसे लर्नड माना जाएगा,
जिसकी पोजीशन ऊपर की है उसे बॉस माना जाएगा या ऊपर का लेवल माना जाएगा। तो अभी आप इधर सबको टीचर्स को ट्रेनिंग देने जाते हो, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने जाते हो, भाभा इंस्टीट्यूट के जैसे जगह पर जाते हो, तो ये सब करते हुए आपके जो स्पर्धक होंगे, चाहे वो आपके नज़दीक पास होंगे, चाहे दूर में होंगे, तो उनका कहीं न कहीं आपको आपकी जगह बताने का, जिसको औकात कहते हैं, ऐसा बहुत सारा प्रयत्न होता होगा। तो आप उससे कैसा टॉलरेट करते हो या कैसा उससे सामना करते हो? ये प्रयत्न जो है कब तक होता है, जब हम शुरुआत करते हैं, जब तक होता है। बाद में एक समय के बाद में लोग तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। मैं लैब असिस्टेंट है बोल के मेरा पहला वाक्य कोई भी ट्रेनिंग में जाता तो मैं प्रयोगशाला सहायक सीटीएम के गुजराती विद्यालय जालना यहाँ से शुरू करता हूँ। ये तो है। हाँ। तो शुरुआत में सबके चेहरे गिर जाते कि ये अब लैब असिस्टेंट हमको ट्रेनिंग देगा क्या, ये विषय आ जाता मन में, एक साहजिक है, वो मनोवृत्ति है। बट जब मेरा 20 मिनट का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता, 20 मिनट का, तो पूरे दिन तक वो मेरे साथ में इतना इंटरेक्शन करते और लास्ट में इतना सम्मान देते, सम्मान के साथ में अब तो मानधन में आने लग गए। अच्छा। यानी हर चीज में वो लोग है ना मेरे को अप्रिशिएट करते। अच्छा, ये हुआ डिपार्टमेंट की बात आई। अब डिपार्टमेंट में अगर कभी देखा जाए तो मैं प्रयोगशाला सहायक हूं और मुझे टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एससीईआरटी में बुलाया जाता। अनिल बेड़गे सर थे और पांडे साहब थे। पांडे जो विज्ञान के जानकार थे, तो पांडे सर ने सेम डॉक्टर निपुण विनायक सर के जैसे ही कहा कि नहीं, वो यहाँ पर इन्वेंटर, उनको बुलाओ। नंद कुमार सर के समय में तो सब में ज्यादा मैं एससीईआरटी बना, सब में ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम में नंद कुमार सर के समय मुझे बुलाया गया। देखो सर, ऑफिसर जो होते हैं वो काम जिसका अच्छा है उसको ही प्राधान्य देते और वो बुलाते हैं। अब शिवाजी महाविद्यालय अमरावती में, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे अक्सर बुलाया जाता है। योगेश्वरी महाविद्यालय में, जहाँ पे खुरसाले सर है अध्यक्ष उसके, वहां मुझे बुलाते हैं। भारतीय शिक्षण प्रसारक संघ मंडल के सभी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, माझी छोटी सी प्रयोगशाला की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने, ऐसे कई हैं कि जिन्होंने मुझे बुलाया। और ये प्रयोगशाला सहायक ही सबको पता है। लेकिन शुरुआत में बड़ी तकलीफ हुई। शुरुआत में मैं जब ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मेरे मन में एक भावना है कि अपन चला आपणच प्रयोग करूया, ये वाक्य के अंतर्गत मैं काम करना शुरू कर दिया, सोशल वर्क। मैं एक प्रयोगशाला लेके जाता था, एक स्कूल में जाकर वहां पे के टीचर्स को बोलता था कि मुझे बच्चों के लिए टाइम दो, तो मुझे बड़ा देर तक बिठा कर रखते थे। क्यों? और फिर बाद में कोई मेरी हंसी उड़ाते थे, कोई मजाक करते थे। ये स्टार्टिंग में चला, बट जब तुम्हारा काम समझ में आया लोगों के, तो बाद में मेरे को कोई तकलीफ नहीं। आज तो ऐसी बात है कि मेरे को वो क्या करते, प्राध्यापक संजय टिकारिया का बोर्ड बनाते, कभी वैज्ञानिक संजय टिकारिया का बोर्ड बनाते, बट जाकर मुझे वहां पे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि मैं संजय टिकारिया सीटीएम के गुजराती विद्यालय प्रयोगशाला सहायक जालना, ऐसा बोलना पड़ता मुझे। बट वो फिर उसका फिर वही खुद उसका फिर चर्चा में ला लेते कि ये सर किस टाइप से वैज्ञानिक बन गए सर, ये उनका वो अपना सोचना अलग है। मेरा तो सोचना ये रहता है कि मेरा काम क्या है कि मेरे को विद्यार्थी और टीचर को प्रयोग करने के लिए मदद करना, और मैं वही काम करता हूँ। डिपार्टमेंट के अलावा बाहर भी सोसाइटी में भी इसकी नोंद होती है। आपको जालना आइकॉन बुक के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा बड़ा काम करने वाले बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको जगह दी गई थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सोसाइटी में भी हमारे काम का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं उसकी नोंद होती है। तो ये जालना आइकॉन के बारे में आप 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करोगे? जालना आइकॉन कैसा है कि जालना आइकॉन की जो बेसिक आइडिया जो है, ये जहाँ पर बनी थी वो वहाँ पे सुनील भाई जी गोयल, सुनील भाई रायठेटा सर और इन लोगों के बीच में से ये कॉन्सेप्ट बाहर आई। तो ये जो चीज़ है ये एक प्रोत्साहित करने वाली चीज़ थी मेरे लिए। और वो जालना आइकॉन के अंदर उन्होंने जो मुलाकात ली, वो मुलाकात के अंदर मेरा ये बाकी काम तो कोई बताया नहीं था, मैंने सिर्फ मेरे स्कूल का ही काम के ऊपर फोकस किया था।
सपोज आप आपके स्कूल के लेबोरेटरी में बैठे हो, अचानक लाइट चली जाती है और कहीं से एक सामने आपका जो स्केलेटन है वो आपको दिख रहा है, आपको डर लगता है? लगा था एक बार। हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, वो लैब के अंदर मेरे बाजू में स्केलेटन लगे वाला था, मेरा टेबल साइड में था। मेरे को उस समय मेरा काम करते कुछ बैठा था मैं लैब में, और वो लैब, पुरानी लैब जो थी वो पुरानी हो गई थी ज़्यादा, तो वो स्कूल की बिल्डिंग की पुरानी हो गई थी, तो वाइब्रेशन होता था वहाँ पे। और वो स्केलेटन जो रहता बॉक्स के अंदर, वो हुक को लगे वाला रहता। तो ऐसा हुआ कि कुछ तो भी वाइब्रेशन हुआ, और मैं अकेला बैठा था लैब में, और वो स्केलेटन का मुंह थोड़ा सा पलट गया। अच्छा। मैं जो कुर्सी पे से उठा और भागते भागते एक मंजिला नीचे तक जाके जीने के ऊपर बैठ गया जाके। डर लगा था। लेकिन बाद में फिर हमारे जो, मेरे पास में एक लैब अटेंडेंस था, जो लैब में जो प्यून होता है, लैब अटेंडेंस पोस्ट थी पहले, अब नहीं। तो उनको मैं पूछा, बोला ये, तो उन्होंने बताया कि बोले उसको हुक रहता है, वो ऐसा ढीला हो जाता है, वो हिल जाता है कभी कभी, तो अपने को ऐसा महसूस होता, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन से होता बोल के। फिर मेरा वो डर थोड़ा सा कम हुआ। फिर भी मैं एक पहले पहले दिन नौकरी को लगने के 1 महीने 2 महीने में घटना घटी थी। उसके बाद में फिर कुछ दिन तक वो मेरे दिमाग में वो डर था, पर 5-6 महीने के बाद में वो डर निकल गया। अभी लैब टेक्नीशियन के रूप में भी आपका कार्य काफ़ी अच्छा है। साइंस के एक आइकॉन के रूप में भी आपका कार्य पूरे भारतवर्ष में अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर समझो ये जॉब और ये साइंस, इसमें आप ना होते, इस फील्ड में आप ना होते, तो फिर क्या होते? मैं किराना दुकान में पुड़े बनाते बैठा होता, क्योंकि मैंने सबसे पहले किराना दुकान डाली थी। काफी साल के बाद किराना दुकान डालने के बाद में कुछ कारणवश हम लोग गांव छोड़कर बाहर गए थे, वहाँ किराना दुकान चलाया हमने। फिर उसके बाद में रिटर्न जानना आने के बाद में ये सीटीएम के गुजराती विद्यालय में मुझे जॉब लगा, और फिर प्रयोगशाला सहायक बनाया। बीच में के 6-7 साल मैट्रिक के बाद के मैंने किराना ही था। किराना की दुकान चलाई, और वही चलाता था मैं अभी तक। अगर कभी रह रहा ना, अच्छी खासी चलती थी दुकान, वो मेरी उपजीविका का साधन बन जाता था, और मैं उसमें रहता था। तो अभी समझो रिटायरमेंट के बाद में ऐसा तो कोई प्लान नहीं है ना कि किराना दुकान ही चलाना है? नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद में मेरे ऐसे प्लान है कि सबसे बड़ा प्लान ये है कि मैं ड्रामा से अटैच हूँ, तो मेरा एक विचार है कि टिका रियाज साइंस शो बोल के एक प्रोग्राम शुरू करना है मुझे ओह! रिटायरमेंट के बाद। और मैं वो साइंस शो जैसे रिटायर होऊंगा, उसके 6 महीने के बाद में पहला शो में उसमें क्या करूँ। रहेगा, कल्पना क्या है? उसमें कल्पना ऐसी है कि स्टेज के ऊपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के एक्सपेरिमेंट्स जो है, जो फन साइंस से रिलेटेड है और नॉलेज से रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेरिमेंट का एक समूह बना लेना, और उसकी वहां पे प्रेजेंटेशन करना। तो उसका स्वरूप कैसा रहेगा? ड्रामा का रहेगा या नरेशन का नहीं रहेगा? नहीं, उसका ड्रामा का स्वरूप, उसके अंदर थोड़ा सा ड्रामेटिक्स का यूज करूंगा मैं, वो मेरे बोलने वगैरह में, बट वो तो एक्सपेरिमेंट वहां पर करके बताऊंगा। अभी न्यू जनरेशन को, अभी आप न्यू जनरेशन के साथ ही काम करते हो, तो आप ऐसा इंस्पिरेशनल, ऐसा कौन-सा एक संदेश आप देना चाहोगे कि जिसमें साइंस से, जो खास तौर पे जो साइंस से बच्चे डरते हो, उन्हें साइंस से प्यार करने के लिए और विज्ञान के बारे में और भी इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल टॉक आप कौन-सा देंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो मैं खास कर कर एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों की एक छोटी सी खुद की प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसने क्या करना है कि एक छोटा सा बॉक्स घर में, छोटा भी, एक समझो एक कोई बिस्किट का खोखा हो, या एक आधा डब्बा घर में हो, या एक आधा प्लास्टिक का डब्बा हो, या एक आधा ड्रावर हो, वो निकाल कर उसके ऊपर एक नाम लिख देना चाहिए, मेरी छोटी सी प्रयोगशाला। और जो भी प्रायोगिक साहित्य जो हमको मिलता है, जैसे बलून है, थ्रेड है, धागा है, कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, कुछ मार्बल्स है, हाँ, कुछ मोमबत्ती है, कुछ ग्लास है कांच का, उसके अंदर ऐसे जमाना चाहिए, जैसे जैसे हमको प्रयोग को लगेगा वो सामान का हम यूज कर सकेंगे ऐसा। कुछ बाजार में छोटी छोटी मोटर्स मिलती, छोटा फैन मिलता है, एक बैटरी मिलती है, एक बटन मिलता है, ये सब चीजें उसके अंदर उसने डालनी चाहिए, और उसको मेरी छोटी सी प्रयोगशाला बोलकर नाम देना चाहिए। तो उसको एक, उसकी एक प्रायोगिक वृत्ति बढ़ेंगी, उसको विज्ञान की तरफ देखने का जो नजरिया है वो प्रायोगिक हो जाएगा। और वैसा कभी हुआ तो वो बच्चा कभी भी अनसक्सेस नहीं होगा साइंस क्षेत्र के अंदर, ये मुझे कहना है। ये बलून का एग्जांपल आपने बार-बार दिया, ये बलून
के बारे में एक्सपेरिमेंट्स कौन से और कैसे कैसे अब रहेंगे? बलून देखो, अब बलून जो है, बलून को हमने खींच दिया और लाया तो एक कॉन्सेप्ट आती, इलास्टिसिटी। फिर अगर हमने उसको फूंक दिया, फूंकने के बाद में उसको हमने, उसका अगर कभी हमने वेट किया तो हमको मालूम पड़ता है कि हवा को वजन रहता है, उसको मास रहता है। अगर दो बलून लिए, उसको हमने फूंक कर एक काड़ी को लगा दिया और एक को फोड़ दिया तो वो इनबैलेंस हो जाता। तो बैलेंस इम्बैलेंस का हमको एक्सपेरिमेंट भी समझता, और दूसरा हवा को मास रहता, ये भी हमको समझ में आता। वही बलून को लिए हमने, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको हीट करे तो वो बलून पिघलता नहीं, उसके अंदर का पानी उबलने लगता। तो हीट ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट उसके अंदर हम बता सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट है जो बलून से, बलून को फूंक दिया, उसको थोड़ा सा दबा के पकड़ा, उसमें से आवाज निकलती, आवाज निकलती वो आवाज निकलती, वो वाइब्रेशन से साउंड की निर्मित होती, वो हो जाता। वही बलून को फूंक दिया और उसको फिर हमने गांठ मार दी और जोर से दबा दिया, उसको स्फोट हो जाता। उसके अंदर वो एनर्जी का स्वरूप है। अगर उसको हमने बंदिस्त भाग में दबा दिया तो उसके बहुत से प्रयोग एक ही बलून के द्वारा हम कर सकते हैं। तो एक बलून अगर कभी 20 प्रयोग कर सकता है घरगुती, एक ग्लास अगर कभी 6 से 7 प्रकार का प्रयोग कर सकता है। मार्बल के जो गोटे जो रहते हमारे खेलने के जो मार्बल्स रहते, उसके द्वारा हम कम से कम 7-8 प्रयोग कर सकते। तो 50 प्रयोग तो ये 4-5 चीजों में हो जा रहे। प्रयोग को डरते क्यों हैं लोग, यही समझ में नहीं आता। आप यहाँ आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आने वाली पीढ़ी को आपने इंस्पायर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।